क्या आपने घर में उपयोग होने वाले चम्मच या फिर करछुल में अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास किया है? अगर आप उसमें अपना प्रतिबिंब देखे होंगे तो आप उसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब देखे होंगे, क्योंकि आप अन्य बर्तन अर्थात थाली अथवा घर में उपयोग होने वाले समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे होंगे तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसके गुण में क्या अंतर है कि किस प्रकार का बर्तन होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है और वो किस प्रकार का जो दर्पण है वो सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। अथवा आपने गाड़ी में उपयोग होने वाले साइड मिरर में अपना प्रतिबिंब देखा होगा तो उसमें आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इस दर्पण का आकार अपने घर में उपयोग होने वाला समतल दर्पण के आकार से भी छोटा होता है। फिर भी यह बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है, लेकिन हमारा घर में उपयोग होने वाला समतल दर्पण उससे बड़ा होता है, फिर भी वह पीछे के बड़े क्षेत्र को कवर नहीं कर पाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण में कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है और उसको हम लोग किरण आरेख द्वारा भी समझेंगे। सबसे पहले ये जान जाते हैं कि गोलीय दर्पण में हम लोग किरण आरेख क्यों पढ़ेंगे। ये गोलीय दर्पण में किरण आरेख, चूँकि ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो रहा है, एक अवतल दूसरा उत्तल, और ये इस दोनों गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन तो एक ही प्रकार से होगा, लेकिन उसका किरण आरेख में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, उसको हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि हम लोग किरण आरेख पढ़ क्यों रहे, किरण आरेख जानेंगे क्यों। इसलिए जानेंगे क्योंकि आपने दर्पण का नाम सुनते ही सबसे पहले एक ही विचार मन में आता है, वो है प्रतिबिंब निर्माण का। और प्रतिबिंब के लिए हम लोग पहले जान चुके हैं कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो जब कोई वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होगी तो हम इस वीडियो में वही परावर्तन कैसे होगा गोलीय दर्पण में उसको समझेंगे कि अवतल दर्पण में कैसे परावर्तन होगा और उत्तल दर्पण में परावर्तन कैसे होगा। तो इस गोलीय दर्पण में किरण आरेख का उपयोग करके हम लोग गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको जानेंगे। तो सीधा हमारा प्रतिबिंब के विचार के लिए ही हम लोग गोलीय दर्पण में किरण आरेख पढ़ रहे हैं कि ये परावर्तन कैसे होगा किरण का। तो इस आप समझ गए कि हम लोग इस वीडियो में गोलीय दर्पण में कैसे प्रकाश का परावर्तन होगा उसको किरण आरेख द्वारा समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जब गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगा या प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ये अवतल और उत्तल दोनों में ऐसे होगा। देखिए, ये इधर से आएगा कि हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब आएगा, वस्तु से प्रकाश आएगा, वो हमेशा बाईं ओर से आएगा। और क्यों आ रहा है, ये एक नियम है जिसको हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जानेंगे, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आगे के क्लास में। लेकिन अभी यहाँ समझिए कि इसमें भी देखिए, जब यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर गया, और यहाँ भी गुजरा है। तो ये डायरेक्ट नहीं दिखा पाए, इसलिए हम इसको काल्पनिक रूप से दिखाए हैं। और जब यह कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आएगा तो परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इसमें भी वही होगा। ये देखिए, मुख्य फोकस से आ रहा था तो परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण में केंद्र की दिशा में आपतित होती है, केंद्र से आपतित होती है, तो वो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तिर्यक रूप से, तो वह परावर्तन के बाद तिर्यक रूप से ही वापस लौट जाती है। इसमें भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं, इस पोल पर आया है। और ये जितना भी आप इस चारों स्थिति देखे हैं, इस सभी स्थिति में प्रकाश का परावर्तन के नियम का फॉलो करता है ये सभी स्थिति, और इस सभी स्थिति में प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू हो रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आएगा तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और तीसरा, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगा, वक्रता केंद्र पर आपतित होगा, तो परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाएगा। और जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण में ध्रुव के दिशा में या ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होगा तो वो परावर्तन के बाद तिर्यक रूप से ही वापस लौट जाएगा। अब हम लोग गोलीय दर्पण में सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण जानेंगे, फिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण जानेंगे, और आने वाले वीडियो में इसका उपयोग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे।
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितनी जगह पर रख सकते हैं, अर्थात कितनी स्थिति में अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को जहाँ रखेंगे प्रतिबिंब तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ अलग अलग स्थिति पर भी रख के जानेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये अवतल दर्पण है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि इसके सामने वस्तु को सबसे पहले हम लोग अनंत पर रखेंगे, और अनंत पर रखने के बाद कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहला स्थिति है कि हम लोग अनंत पर रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हम लोग आगे आएंगे तो हमारा स्थिति आएगा अनंत और सेंटर के बीच। यहाँ भी रखेंगे तो अनंत और सेंटर, यहाँ भी रखेंगे तो अनंत और सेंटर, यहाँ रखेंगे फिर भी अनंत और सेंटर, यहाँ रखेंगे फिर भी अनंत और सेंटर। इसको एक और नाम दे सकते हैं कि सेंटर के पीछे, यानी वक्रता केंद्र के पीछे डालेंगे। तो दूसरा स्थिति है कि हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं वस्तु को। तीसरा हम सेंटर पर ही वस्तु को रखेंगे। कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग जानेंगे, अभी केवल हम लोग स्थिति देख रहे हैं। और तीसरा हम लोग सेंटर पर रखेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग आगे आएंगे तो सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे, या इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस के पीछे। तो इस यहाँ रखेंगे, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मुख्य फोकस पर रखेंगे, और मुख्य फोकस के बाद हम लोग इसको और भी आगे ले जा सकते हैं, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं। इस प्रकार हम अवतल दर्पण के सामने 6 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रख सकते हैं। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, पांचवा मुख्य फोकस पर, और छठा फोकस और ध्रुव के बीच में। अब हम लोग वस्तु की स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, जो कि बहुत ही छोटा रहेगा, बिंदु आकार का, और वह वास्तविक और उल्टा रहेगा। दूसरा, जब उसे वक्रता केंद्र के पीछे रखेंगे, अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो कि वो भी वास्तविक और उल्टा ही रहेगा, लेकिन यह छोटा रहेगा। तीसरा, जब उसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वो भी वास्तविक और उल्टा ही होगा, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। चौथा स्थिति है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे, अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, जो कि वास्तविक और उल्टा फिर से रहेगा, जो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। लेकिन ये इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ा बड़ा रहेगा। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वो भी वास्तविक और उल्टा ही रहेगा, लेकिन इस समय इसका प्रतिबिंब का आकार बहुत ही बड़ा रहेगा। और अंतिम स्थिति, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस या फिर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, काल्पनिक रूप से बनेगा लेकिन सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और यह बड़ा बनेगा। अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को हम लोग कितना स्थिति पर रख सकते हैं, यानी कितना जगह पर रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग पाएंगे कि इसको हम 2 ही जगह पर रख सकते हैं। पहला कि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे, तो इस अनंत पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा उसको भी हम लोग जानेंगे कि पहला हम लोग अनंत पर रखेंगे। दूसरा, जैसे अनंत से आगे आएंगे तो अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, तो यहाँ भी रखेंगे तो वही अनंत और ध्रुव के बीच, यहाँ रखेंगे तो अनंत और ध्रुव के बीच, यहाँ रखेंगे तो फिर भी अनंत और ध्रुव के बीच, और ध्रुव पर तो रख ही नहीं सकते हैं। तो इसमें उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थिति रहेगा, एक अनंत पर, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है, जो कि दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, और यह आभासी और सीधा बनता है, जो कि अत्यंत छोटा होता है, बिंदु आकार का। दूसरा स्थिति है जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच दर्पण के पीछे ही प्राप्त होता है, जो कि फिर से आभासी और सीधा यानी काल्पनिक और सीधा होता है, और इसका आकार भी वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आने वाले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के गुण के अनुसार इसका उपयोग हम लोग जानेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग जानेंगे। धन्यवाद।